हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मारूफ एग्ज़ाम क्रैक। आज मैं फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए सीडीपी का क्वेश्चन। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि भाई क्यों नहीं आप सीडीपी का इंग्लिश पेडागोजी सेक्शन लाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना सच्ची में बना दिया जाए, बिकॉज आप लोगों को पता है कि जो पहला फास्ट लैंग्वेज होता है वो कोई हिंदी लेता है, कोई बंगाली लेता है, कोई असामीज लेता है, कोई तमिल लेता है। 22 शेड्यूल लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं आप पेपर वन के लिए, मतलब कि लैंग्वेज पेपर वन के लिए। और लैंग्वेज टू तो आपको ऑटोमेटिकली आप लोग ज़्यादातर लोग 90% लोग इंग्लिश ही देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इंग्लिश पेडागोजी के ऊपर कुछ क्वेश्चन सवालात ले लिया जाए और आप लोगों को दिखा दिया जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार के एग्ज़ाम में। और जितने भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली एग्ज़ाम पैटर्न का जैसा ही है। और एट द सेम टाइम इट इज़ दैट कि जितने भी क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो आप लोगों को करना ये है कि मेरे साथ आप लोगों को सवाल लगातार लगाते रहना है। और कृपया करके आप लोग खुद से भी एमसीक्यू लगाइए और प्लीज़ अपनी तैयारी को जितना आगे ले जा सकते हैं आप लोग ले जाइए। क्योंकि हमें पता है 8 तारीख को एग्ज़ाम है, 8 फेब को एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमें उस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि पिछले भी वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा है कि करीब 25 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट इस बार है, जो कि काइंड ऑफ रिकॉर्ड है। क्योंकि 25 लाख एप्लीकेंट इज नॉट एन जोक, इट्स अ काइंड ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ यू नो एप्लीकेंट। सो जैसे कि यूपीएससी को ऑलरेडी इसने पीछे छोड़ दिया एप्लीकेंट के नज़रिए से अगर आप देखें। तो हमें कोशिश करना है कि इन 25 लाखों में से आपका नाम नंबर 1, 2 और 3 रैंक में आ जाए पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो इतना टफ भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न, जो कि इंग्लिश पेडागोजी रिलेटेड है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ ये टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड करके है। तो कृपया आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, अगर इन फ्यूचर में भी आपको ये क्वेश्चंस काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एम्फसाइज लर्निंग थ्रू मीनिंगफुल इंटरेक्शन। इसमें कहा है कि किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए एक एक क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल इंटरेक्शन होना ज़रूरी होता है। कोई भी बच्चा है, अगर आपको उसको कुछ सिखाना है तो आपका इंट्रोडक्शन देना उसको ज़रूरी है, मीनिंगफुल इंटरेक्शन देना आपके लिए उसके ज़रूरी होता है। तो कौन सा प्रिंसिपल लैंग्वेज टीच करता है इस चीज़ को या फिर एम्फसाइज करता है? तो कोई पहला ऑप्शन है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, स्ट्रक्चर अप्रोच, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग या फिर ऑडियो लैंग्वेज मेथड। देखिए इसका आंसर ऑब्वियसली है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, बिकॉज स्ट्रक्चरल अप्रोच की ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये इज एन पार्ट होता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच ये सब पार्ट होता है। हमें कम्युनिकेशन के बारे में पूछा है, मीनिंगफुल इंटरेक्शन के बारे में पूछा है। जो इंटरेक्शन कैसे होता है, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के तहत ही होगा। अगर कोई किसी के साथ कम्युनिकेट करता है तभी तो इंटरेक्शन होता है ना, ग्रामर सीखने से थोड़ी होता है। तो इट्स एन लॉजिकल थिंग, सो ऑब्वियसली द आंसर इज ऑब्वियसली द सी, जो हमें पता है दिया हुआ है। क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए दे दिया है, तो आप लोग प्लीज गो एंड चेक कर सकते हैं अपने तरीके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंग्लिश पेडागोजी L1 लैंग्वेज 1 इंटरफेरेंस रेफर्स टू। L1 जो होता है वो रेफरेंस किस चीज को करता है इंग्लिश पेडागोजी में, ठीक है? इन्फ्लुएंस ऑफ द सेकंड लैंग्वेज ऑन फास्ट लैंग्वेज, ऐसा तो थोड़ी हो सकता है। फास्ट L1 बोला है तो सेकंड लैंग्वेज कहाँ से आ गया, टोटली गलत है। तो ऑप्शनली इन्फ्लुएंस ऑफ द मदर टंग ऑन लैंग्वेज इंग्लिश। लैंग्वेज उसका मदर टंग इंग्लिश है, इसीलिए तो उसने L1 दिया है, मतलब कि लैंग्वेज 1 प्रेफर किया है। L2 उसने शायद हिंदी दिया होगा, क्योंकि हिंदी उसका मदर टंग नहीं है लेकिन वो हिंदी बोल सकता है, इसीलिए या फिर उस चीज में उसका महारत हासिल है। और L1 लोग ज्यादातर हम क्या देते हैं, हिंदी देते हैं, बिकॉज सभी का ही मदर टंग ज्यादातर हिंदी होता है तो हम देते हैं। कोई कोई असामीज देता है, कोई असामीज देता है, कोई बंगाली देता है, तो अपने अपने टेस्ट अनुसार लोग देते हैं। तो L1 का मतलब यही है, लैंग्वेज 1 प्रेफरेंस, जो कि उसका मदर टंग है, तो उसने क्या दिया, L1 इंग्लिश दिया। तो इससे क्या मालूम चलता है कि उसका मदर टंग इंग्लिश है। मदर टंग अफेक्ट सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स, ठीक है, याद रखिएगा। तो व्हिच स्किल इज मेनली डेवलप्ड थ्रू एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग, इनमें से कौन सा
प्रोसेस है जो डेवलप करता है एक्सटेंसिव रीडिंग के तहत, ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग के तहत। एक्यूरेसी होगा या फ्लुएंसी होगा या फिर प्रोनाउंसिएशन होगा या फिर ग्रामर मेमोराइजेशन होगा, तो ऑब्वियसली फ्लुएंसी होगा। देखिए एक्सटेंसिव रीडिंग जिसको होता है वो फ्लुएंट के ऊपर होता है। कोई बच्चा है जो उसे पढ़ना आता है लेकिन वो इतना तेज नहीं पढ़ सकता बिकॉज उसका फ्लुएंसी इस चीज में इतना है नहीं। लेकिन कोई बच्चा है, सोच लीजिए कि समझ लीजिए कि मैं अपने आप को भी कह लूं या फिर किसी और को भी कह लूं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जस्ट या इंग्लिश इज अ काइंड ऑफ माय वन मदर टंग, अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश इज it's my one mother tongue, then it will be very easy for me to just read the chapter, isn't it right? तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कोई भी किताब पढ़ना। लोग देख के पढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है कि मैं पहले से ही उस लाइन को पढ़ लूं जो लाइन मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, because I consider myself as that my mother tongue is English. It doesn't matter that which language you are being preferring of, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा लैंग्वेज आप प्रेफर कर रहे हैं। अगर आपका मदर टंग जो है उस चीज का अगर सब्जेक्ट या फिर लेसन या फिर बुक्स आपको मिल जाए तो बड़े आसान तरीके से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी ओरिजिन है, इसी भाषा में आपकी ग्रोथ हुई है। तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग इट। तो ये फ्लुएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग फोनिक्स इज ऑन। प्राइमरी ऑब्जेक्ट टीचिंग फोनिक्स का क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। इम्प्रूव हैंडराइटिंग, टीच ग्रामर रूल्स, डेवलप साउंड सिंबल रिलेशनशिप, इंक्रीज वोकेबुलरी ओनली। जब भी ओनली देख लीजिए हमेशा याद रखिएगा, दीज आर द नेगेटिव थिंग्स, ओनली, all of them, these are the things that you need to be just curious about, all right, excited about that. If such kind of only, all of them, maybe these are doubtful. So whenever you see such kind of words, just cross it, because this might really not going to be work in your option. So go ahead beyond just taking that option. तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, develop sound symbol relationship. Phonics help in learn understand letter sound correspondence, ठीक है। जैसे कि ए, अगर कोई सुनता है किसी चीज को तो वो जल्दी सीखता है। जैसे कि कुछ चीजें थे स्कूल में, जैसे कि कुछ कविता होते थे, मैंने कई कविता हिंदी में जो लिखा होता था या फिर इंग्लिश में भी, मैं सुन के मैंने सीखा है, मैंने खुद से पढ़ा नहीं। और जब मैंने सुन के सीखा तो पढ़ने वाले से भी बेहतर मेरे को आ गया। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल दैट हाउ लिसनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ व्हाइल यू जस्ट रीड एनी काइंड ऑफ थिंग, सो जो मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ वो मैं सुन रहा हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। जितना मैं बोलूंगा, जितना मैं सुनूंगा, उतना मेरा मेमोराइजेशन शक्ति बढ़ेगा। साथ में क्या होगा, I will be more better in that sector, to be honest. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which assessment is conducted during the teaching learning process? कौन सा असेसमेंट है जो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के दौरान सिखाया जाता है? सबमिटिव, नॉन रेफरेंस, फॉर्मेटिव, टर्मिनल। देखिए फॉर्मेटिव ही होगा, बिकॉज फॉर्मेटिव असेसमेंट मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड्स फीडबैक। तो फॉर्मेटिव का मतलब ही यही है कि कोई बच्चा, देखिए टीचर का इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है, कोई अगर टीचर पढ़ा रहा हो तो उसको अगर उस चीज का फीडबैक मिले, इफ शी जस्ट और ही जस्ट रियली गेट फीडबैक आउट फ्रॉम द स्टूडेंट, then the teacher able to just make improvisation in his teaching to make it more reliable to everyone. All right, so यही चीज है फीडबैक। तो फीडबैक को हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव मतलब क्या है? एक सीधा रास्ता, मतलब कि काइंड ऑफ एग्जांपल आई एम सेइंग। फॉर्मेटिव मतलब कि फॉर्मल, टू बी ऑनेस्ट, ज्यादा मैं आप लोगों को घुमाऊंगा नहीं, फॉर्मल। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरर मेड रैपिडली बाय ए लर्नर इंडिकेट्स। एक बच्चे ने गलती की है और वो कंटिन्यूअस उसी मिस्टेक को रिपीट कर रहा है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? केयरलेसनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन, इनकम्प्लीट लर्निंग या ओवर लर्निंग। तो ऑब्वियसली इससे कहते हैं इनकम्प्लीट लर्निंग, बिकॉज उसको सही तरीके से टीचर ने सिखाया नहीं या फिर उसने सीख नहीं पाया, जिस वजह से वो लगातार उसी गलती को दोहरा रहा है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। Which method stresses habit formation through drill? कौन सा मेथड स्ट्रेस करता है हैबिट फॉर्मेशन थ्रू ड्रिल? हैबिट डेवलप करता है बच्चे के अंदर प्रैक्टिस के जरिए। ड्रिल को प्रैक्टिस ही समझ लीजिए। डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑडियो लिंगुअल मेथड या फिर नेचुरल अप्रोच। देखिए मैंने पहले भी कहा था जितना सुनोगे उतना सीखोगे, तो ऑब्वियसली इट इज ऑडियो लिंगुअल मेथड। स्किमिंग ए टेक्स्ट मीन्स, स्किमिंग
अटैक्स मीन्स, ठीक है, ये क्वेश्चन ही सिंपल चीज है। स्कीमिंग का मतलब, स्कीमिंग अटैक्स का मीन्स का मतलब क्या है? रीडिंग वर्ड बाय वर्ड, रीडिंग टू लोकेट स्पेसिफिक डिटेल, रीडिंग फॉर ओवरऑल आइडिया। देखिए इसकी स्कीमिंग का मतलब है फ्रॉम इन ए डेप्थ, मतलब कि सही तरीके से, स्कीमिंग सही तरीके से एक एक शब्द को देख देख के पढ़ने का मतलब क्या है? रीडिंग ओवरऑल आइडिया, उसको पूरा आइडिया मिलने के लिए वो लोग पढ़ते हैं स्कीमिंग। वो लोग कहते हैं ना, प्लीज गो अहेड इन थॉरो वेज, प्लीज गो अहेड इन ए ब्रॉडर वे टू एक्सप्लेन द चैप्टर दैट यू रेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? स्कीमिंग, स्कीमिंग द पोएट्री सो यू विल अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द पोएम। तो स्कीमिंग का मतलब ये हुआ रीडिंग फॉर ओवरऑल आइडिया, पूरा आइडिया लेने के लिए हमें स्कीमिंग करना पड़ता है टेक्स्ट को क्विकली। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्पेक्टिव स्किल, इनमें से कौन सा जो है वो रेस्पेक्टिव स्किल कहाँ है? स्किल के बारे में पूछा है, कौन सा स्किल है? ठीक है, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग या फिर स्टोरी टेलिंग। देखिए ऑब्वियसली रेस्पेक्टफुल स्किल क्या है? रेस्पेक्ट जब भी आ जाए, लिसनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके सामने बैठा है और वो आपको बोल रहा है कुछ, आप अगर उसके बोलने में इंटरप्ट कर रहे हो क्योंकि यू स्टार्टेड टू स्पीक ऑन हिज स्पीकिंग, तो then it's a negative thing. It seems to be look like that you are disobeying the person who has been just sitting in front of you and just speaking to you. तो ये गलत दिखाता है। लेकिन आप अगर उसी चीज को, अगर वो कुछ बोल रहा है और आप उसको ध्यान ना देके सिर्फ लिख रहे हो या फिर लिख रही हो अपने कॉपी में, तो देखिएगा टीचर को गुस्सा आता है, भाई मैं बोल रहा हूँ तुम लोग सुनो, बाद में लिखोगे, ऐसे कहते हैं ना। तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अगर टीचर आपसे कुछ बोल रहा है तो आप ध्यान पूर्वक उस चीज को सुनते हो, तो इस चीज को क्या कहते हैं? रेस्पेक्टफुल स्किल कहते हैं इन पैरागोजी इन इंग्लिश। ऑलराइट, सो लिसनिंग इज द रेस्पेक्टफुल स्किल, याद रखिएगा। क्यों, मैंने आप लोगों को बता दिया। ए लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम प्राइमरीली फोकस ऑन, एक लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम में क्या फोकस किया जाता है? सबसे ज्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को फोकस किया जाता है। द डायरेक्ट मेथड अवॉइड द यूज ऑफ, जो डायरेक्ट मेथड है उस चीज को अवॉइड करता है, किस चीज को? ठीक है, विजुअल आइडिया, ओरल प्रैक्टिस, मदर टंग या फिर क्वेश्चन आंसर टेक्निक। ओरल प्रैक्टिस को क्या करता है? अवॉइड करते हैं डायरेक्ट मेथड में, याद रखिएगा। रेमेडियल टीचिंग इज meant फॉर स्टूडेंट हु, रेमेडियल टीचिंग का मतलब, रेमेडी का मतलब क्या है? दवाई। तो दवाई टीचिंग एक तरीके से मैं कह रहा हूं आप लोगों को समझने के लिए, इज meant फॉर स्टूडेंट फॉर व्हाट? ऑलराइट, सो आर गिफ्टेड, आर एवरेज, लैग बिहाइंड एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल। ठीक है, इसीलिए हम लोग रेमेडियल टीचिंग को प्रोत्साहित करते हैं या फिर करवाते हैं क्लास में, ताकि लैग बिहाइंड एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल्स, सब कोई एक तरीके से समान लेवल तक ले आए पढ़ने में या फिर सिखाने में, या सबके साथ सबका विकास। ऑलराइट, व्हिच एक्टिविटी बेस्ट प्रमोट स्पीकिंग स्किल, इनमें से कौन सा स्किल प्रमोट करता है स्पीकिंग स्किल्स को? तो ऑब्वियसली रोल प्ले, आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो? ठीक है। Which method focused on translation and grammar rules, कौन सा मेथड यूज किया जाता है ट्रांसलेशन एंड ग्रामर रूल्स में? डायरेक्ट मेथड या फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच या फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या फिर नेचुरल मेथड? तो ऑब्वियसली ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही यूज किया जाता है, क्योंकि ट्रांसलेशन ग्रामर नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे आप लोग। इज, दैट, देयर, वाज, बिफोर, आर, ये सब अगर यूज करना आप लोगों को नहीं आता, you can't translate anything to anywhere. All right, so that is the most important thing for you to learn before you try to just translate any kind of word. All right, so remember that one. Diagnostic assessment is used for, diagnostic assessment जो है वो यूज किस चीज के लिए किया जाता है? Grade students, identify learning difficulties, promote student, conduct fine exam. Obviously identify learning difficulties को निकालने के लिए हम लोग डायग्नोस असेसमेंट करते हैं। देखिए बीमारी को निकालने के लिए हम डायग्नोस करते हैं, तो पढ़ाई में भी ऐसा होता है, स्टूडेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस लिए वो सीख नहीं पा रहा है, किस मुश्किलात से जा रहा है, उसके लिए हमें डायग्नोस असेसमेंट करना होता है। वेरी सिंपल। एक्सटेंसिव रीडिंग मेथड शुड बी, एक्सटेंसिव रीडिंग मेथड शुड बी क्या है? ठीक है,
इंटरेस्टिंग एंड ईजी होना चाहिए, ठीक है। डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं, डिफिकल्ट जब भी आ जाए, पनिशमेंट जब भी आ जाए, निगेटिव है, काट दीजिए। ग्रामर हैवी नहीं है, ग्रामर से कोई रिलेटेड है नहीं। एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ओनली, ओनली क्या आ गया, ठीक है। एग्जामिनेशन हो सकता है लेकिन ओनली नहीं होगा। तो इंटरेस्टिंग एंड ईजी होना चाहिए एक्सटेंसिव रीडिंग में, क्योंकि तभी वो बच्चा पढ़ पाएगा। देखिए, अगर कोई स्टोरी है जो आपको मजा आता है सुनने में, तो ऑब्वियसली आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, उस चीज को पढ़ने में आपको रुचि होगी। कारण क्या है कि ये बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है आपके लिए। Which approach emphasize natural language acquisition? Natural language acquisition को कौन सा अप्रोच सराहनीय करता है, मतलब कि इसमें यूज होता है? ग्रामर ट्रांसलेशन, स्ट्रक्चरल अप्रोच, नेचुरल अप्रोच या फिर लिंगुअल अप्रोच? ऑब्वियसली इसे नेचुरल अप्रोच है। लैंग्वेज एक्विजिशन तो नेचुरल से ही होता है ना। अगर आप किसी लैंग्वेज, मतलब कि पेरेंट्स के घर में जन्मे हो, तो ऑब्वियसली आप लोग लैंग्वेज, हर कोई अपने भाषा में एक्सपर्ट होता है। अगर कोई जापानीज बच्चा है, उसको जापानीज क्यों आता है? क्योंकि वो उस लैंग्वेज घर में जन्म जन्म हुआ है उसका, इजीली है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूबिक्स इज असेसमेंट हेल्प टीचर टू। रूबिक्स इन असेसमेंट हेल्प टीचर टू। रूबिक आप लोगों को पता है रूबिक्स क्या है? इट्स एन ऐसा होता है, हम सब ने हम खेला है, ठीक है। कलर्स मैच करना होता है, रूबिक क्यूब जिसे हम कहते हैं। इट्स एन वेरी ब्रेन प्रैक्टिस काइंड ऑफ thing that you should do it. अगर आप लोगों ने किया नहीं, you should try to do it because it's really make your brain faster, and your IQ level also get increased at the same time. You become really good in reasoning. Alright, so it's a very good thing. ये बहुत अच्छी चीज़ है रूबिक क्यूब सॉल्व करना। तो रूबिक्स जो है वो टीचर्स को किस चीज़ में हेल्प करता है? तो ऑब्वियसली ये इवैल्यूएट ऑब्जेक्टिवली जो है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। कोड स्विचिंग रेफर टू। कोड स्विचिंग रेफर्स टू क्या है? ऑब्वियसली बी है, स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेज है। कोड स्विचिंग कहाँ है? तो कोड किसमें, हम पेडागोजी पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोड स्विचिंग का मतलब स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेज ही होगा, जैसे कि हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, लाइक दिस। यहाँ पे दिया है मोर देन वन लैंग्वेज कन्वर्सेशन। ऑलराइट, सो इसे कहते हैं कोड स्विचिंग, याद रखिएगा। व्हिच फैक्टर मोस्ट अफेक्ट सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन? कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में? ठीक है, ऑप्शन नंबर है क्या? और मोटिवेशन, chalk and board, chalk and board, सीटिंग अरेंजमेंट, स्कूल यूनिफॉर्म। तो ऑब्वियसली हमें पता है मोटिवेशन में हेल्प करेगा, बिकॉज रिमेनिंग थिंग्स आर बीइंग कंसीडर्ड एज नेगेटिव थिंग। ये क्लासरूम रिलेटेड है, तो हमें मोटिवेशन के बारे में सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन किस में हेल्प करता है? तो ऑब्वियसली मोटिवेशन में ये हेल्प करेगा। प्लेज ए की रोल इन लैंग्वेज लर्निंग सक्सेस। ऑलराइट, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तभी तो आप सीखोगे किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में। आप देख लो कि किसी चीज़ के अंदर आपको मोटिवेशन किया जाए तो आप उस चीज़ के लिए झंझोर देते हो अपने लाइफ को, आप सीखने के लिए कोशिश करते हो, आप उसको ग्रैब करने के, हासिल करने के लिए कोशिश करते हो। तो गाइस, होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। आप लोगों को आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसे ही वीडियो पेडागोजी रिलेटेड इंग्लिश में लाऊं, तो एग्जाम से पहले बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोग तैयारी करेंगे, आप भी तैयारी करोगे, आप भी एग्जाम में बैठोगे, हम भी बैठेंगे। तो वी मस्ट डू आवर बेस्ट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। ऑलराइट, सो स्टिल देन, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज टू सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब ही, थम्स अप करो, लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो खास करके। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ दूसरे वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।